हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा देखिए बेटा, हम लोगों का इतिहास में 2 चैप्टर हुआ है और राजनीति शास्त्र में 2 चैप्टर हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। उस चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास। देखिए बेटा, न्यू चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। उसका नाम है आर्थिक विकास। देखिए बेटा, चैप्टर की ओर चलते हैं। आपको ध्यान देना है कि आर्थिक विकास क्या मतलब है, अर्थ का क्या मतलब है, और हर एक देश का अगर देखा जाएगा सबसे ज़्यादा विकास अगर करना है किसी भी देश का तो सबसे ज़्यादा अर्थ मायने रखता है बेटा। पूंजी मायने रखती है, पैसा मायने रखता है। उसको आर्थिक मतलब मनी, पैसा मायने रखता है सबसे ज़्यादा। किसी भी देश का विकास अगर करना है तो आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा। है समझ में इतना? चलो आगे चलते हैं, क्या बोला है चैप्टर में हम लोग देखेंगे। भारत की आर्थिक नीति का इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, इस पार्ट में हम लोग को क्या अध्ययन करना है कि भारत की जो आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति का हम लोगों को अध्ययन करना है। आर्थिक नीति का क्या मतलब है? आर्थिक मतलब पैसा, नीति। भारत आर्थिक जो पूंजी है, जो पैसा है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, उसको किस तरीके से अपने देश के हित के लिए उसको यूज करता है, इसको आर्थिक नीति बोला जाता है। देखिए, आर्थिक नीति हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे उसको किस तरीके से आर्थिक नीति बोला जाता है। देखिए बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति मतलब आर्थिक विकास मतलब क्या बेटा? इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी देखिएगा, आर्थिक नीति का क्या मतलब है कि सरकारी नीतियाँ जो होती है इनके द्वारा देश आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन करता है। और आर्थिक नीति अंतर्गत करों स्तर पर निर्धारित करना, यानी सरकार का बजट। अभी देखो, आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है बेटा? सरकार का जो बजट है, सरकार का बजट हर समय सरकार का बजट लोकसभा में, विधानसभा में जो वित्त मंत्री होता है बेटा वो वित्त मंत्री सरकार का बजट विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में वो डिक्लेयर करता है। आया समझ में? तो ये सरकार का जो बजट है। अभी सरकार का कौन कौन सा बजट है बेटा? देखो, मुद्रा है, मुद्रा मतलब जो पैसा है, मुद्रा की आपूर्ति करना है। ब्याज दर है, हाँ, मतलब पैसा जो रहेगा उसको कितना ब्याज दर देना है। बैंक का ब्याज दर आपको पता होता है ना। बैंक में अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बेटा, देखिएगा, बैंक में अगर पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर जिस समय आपने पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको कितना ब्याज मिलता है ये मायने रखता है। ब्याज दर बोला गया है। साथ साथ श्रम बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व, श्रम बाजार है मतलब जो मार्केट कमेटी है उसके ऊपर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। तथा अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप अनेकानेक क्षेत्र आते हैं। मतलब इस आर्थिक विकास में अगर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट जो भी रहती है, राष्ट्र की गवर्नमेंट रहेगी या राज्य की गवर्नमेंट रहेगी, इन सभी श्रम बाजार में, इन सभी क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप होता है बेटा। ऐसा समझ में? बहुत गवर्नमेंट की कुछ संगठनाएं होती है, कुछ प्राइवेट सहकारी तत्वों पे चलने वाली संगठनाएं होती है, इन सभी के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप होता है बेटा। ऐसा समझ में? जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना। कुछ गवर्नमेंट की बैंक होती है, कुछ प्राइवेट मतलब पत्र संस्थाएं वाली बैंक होती है, सहकार लेवल पे काम करने वाली बैंकें होती है। इन सभी क्षेत्रों पे गवर्नमेंट का मतलब सरकार का हस्तक्षेप होता है बेटा। आया समझ में? आर्थिक नीति का संबंध है कि जो भी निर्धारित किए वाले परिणाम हैं उनके हेतु जो भी आप जिस कालावधि में उसको आप यूज करते हैं, प्राप्ति जो कालावधि है उस कालावधि में होता है। ऐसा समझ में? तो आर्थिक नीति एक व्यापक नीति है। आर्थिक विकास एक व्यापक विकास है, एक व्यापक नीति है। इसमें बहुत सारे नीतियों का समावेश होता है, मतलब इसमें बहुत सारे नियमों का और पालनों का समावेश होता है। इतना समझ में आया बेटा? तो आर्थिक विकास यानी आर्थिक नीति आपको समझ में आई। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे आर्थिक नीति का मतलब समझ में आया
इस पार्ट में हम लोग आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे कि भारत की किस तरीके से आर्थिक नीति है, भारत ने किस तरीके से आर्थिक नीति को अपनाया है, ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आगे देखिएगा, इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। अभी देखो, इसमें बोला गया है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका स्वीकार किया है। भारत सरकार ने आर्थिक विकास का दर ऊंचा मतलब आगे लेकर जाने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। है समझ में? अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा बेटा? अभी देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, ये देखिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी देखो, एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी या पूरी तरह से पूंजीवादी, ये पूरी है बेटा, इतना आपको ध्यान देना है कि एक अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से समाजवादी होती है या एक पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी नहीं हो सकती है। देखो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि वो पूरी तरीके से समाजवादी होगी या पूंजीवादी नहीं होगी। आया समझ में? तो ऐसी अर्थव्यवस्था की समाजवादी भी नहीं होना चाहिए या पूंजीवादी भी नहीं होना चाहिए। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के मामले में सार्वजनिक और निजी गतिविधियों का जानबूझकर मिश्रण होता है। अभी देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है बेटा कि सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक मतलब जो सार्वजनिक प्लेस है ना, बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि गेट ऑफ इंडिया है ना, ये सार्वजनिक प्लेस मतलब जो भी पर्यटन स्थल है उसको सार्वजनिक मतलब बहुत सारे पर्यटन स्थल होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, है ना। और निजी गतिविधियाँ मतलब निजी मतलब खुद की मालकी की, ऐसी जो भी जगह है उससे जानबूझ के इन लोगों का क्या किया जाता है बेटा? मिश्रण किया जाता है। और सरकार इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सरकार क्या करते हैं, ये सार्वजनिक का भी संगठन होता है, इनका भी मंडल होता है, और निजी का भी संगठन होता है और इसका भी मंडल होता है बेटा। आया समझ में? तो ये दोनों जानबूझकर सरकार इसका मिश्रण करती है और इन दोनों लोगों का निर्णय गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है, दोनों व्यक्तियों द्वारा निर्णय सरकार लेती है। आया समझ में? और ऐसी प्रणाली जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अस्तित्व में आती है। अब ऐसी प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि एक ऐसी प्रणाली है कि वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र भी आएगा और निजी क्षेत्र भी आएगा, मतलब मालकी वाला और प्राइवेट वाला भी आएगा। आया समझ में? सार्वजनिक वाला भी आएगा और निजी क्षेत्र पूरी तरीके से अगर मुक्त होने के लिए अनुमति नहीं है, मगर सार्वजनिक प्लेस रहेंगे और निजी मतलब खुद का जो प्लेस, खुद की मालकी का जो रहेगा, ये पूरी तरीके से मुक्त होंगे क्या? मुक्त नहीं होंगे, मगर वहाँ पे गवर्नमेंट की मालकी रहेगी। उस प्राइवेट जो जिसका भी कंपनी रहेगा, जिसका भी फैक्ट्री रहेगा, उसमें उसकी खुद की मालकी रहेगी, मगर उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा बेटा? गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि बैंकिंग है ना, पत्र संस्था वाली बैंकिंग है, इस तरीके का। इतना समझ में आया? आगे देखिएगा, मगर उसको पूरी तरीके से अनुमति दी है क्या? नहीं दी है। मूल्य तंत्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। देखो, उन मूल्यों के ऊपर, उन तंत्रों के ऊपर जो भी मूल्य है, जो भी नियम कानून है, जो भी तंत्र है, निजी और सार्वजनिक प्लेस पे सरकार के अंडर में ही रह के क्या करना पड़ता है? इन दोनों क्षेत्रों को काम करना पड़ता है। आया समझ में? और इन सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता है बेटा। इतना समझ में आया? आगे देखिएगा, निजी क्षेत्र और निगरानी के लिए नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। मतलब निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिस मालकी का वहाँ पे हस्तक्षेप रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण होता है। आया समझ में? और उसका उपयोग किया जाता है। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोली जाती है। आया समझ बेटा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अभी देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। नेक्स्ट आपको दिया गया है पंचवार्षिक योजनाएं। पंचवार्षिक योजनाएं, उनकी सफलता और विसफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों का हड़ताल, है ना, और वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर में हम लोगों को इतना अध्ययन करना है
यहाँ पे आपको बोला गया है उतना हम लोगों को ये चैप्टर में क्या करना है बेटा, अध्ययन करना है। इससे पहले हम लोगों को ऑलरेडी अध्ययन करना है, इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आया समझ में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। अभी हम लोग पंचवार्षिक योजनाएं बोलते हैं बेटा। देखो पंचवार्षिक योजनाएं क्या होती है बेटा, कि भारत देश को जिस समय आज़ादी मिली उस देश में उस समय से पंचवार्षिक योजनाओं का अमल किया गया था। देखिए पंचवार्षिक योजना क्यों अमल की जाती है बेटा, क्योंकि देश का विकास जो भी सरकार 5 साल के लिए आती है वो सरकार पंचवार्षिक योजनाओं का अमल करती है। मतलब किस तरीके से 5 साल में कौन कौन सी योजनाएं भारत देश में राज्य में करनी है, उसका अमल करना है। इसीलिए पहले से ही उसका एक पूरी तरीके से हम लोग उसको एक संरचना बोले थे, क्राइटेरिया बोलते हैं हम लोग उसको, संरचना मतलब एक संरचना करके रखा जाता है, उसको एक पंचवार्षिक योजना बोली है समझ में? तो पंचवार्षिक योजना देखते हैं हम लोग, पंचवार्षिक योजना का क्या मतलब है ये देखिएगा। पंचवार्षिक योजना, फर्स्ट पंचवार्षिक योजना है 1991 से लेकर 1956 तक, है समझ में? तो पंचवार्षिक योजना का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि देश का विकास साधने के लिए, देश का विकास करने के लिए ऐसी योजनाएं 5 साल में जो भी सरकार आती है वो 5 साल से पहले एक क्राइटेरिया, एक संरचना करके रखती है, उसको पंचवार्षिक योजना बोला गया है। देखो हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा पहली पंचवार्षिक योजना को अमल किया गया, शुरुआत की गई, इतना आपको याद रखना है। आया समझ में? तो फिर और इस योजना का कार्यकाल 1956 तक था। भारत की राष्ट्रीय योजना प्रधानमंत्री अध्यक्षता की योजना का आयोग होता है। मतलब जो योजनाएं बनाई जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का पंतप्रधान यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इनके एक आयोग होता है, एक कमेटी होती है, एक संगठन होता है। वो संगठन के द्वारा 5 साल में पंचवार्षिक योजनाओं के तहत देश में काम किया जाता है बेटा, और देश का विकास उस योजना के तहत कार्यान्वित किया जाता है। पहली पंचवार्षिक योजना में हम लोगों ने क्या किया था ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहली पंचवार्षिक योजना में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र जो है उसके लिए विशेष जोर दिया गया था। भारत देश को सुजलाम और सुफलाम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया था। पहले ही बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। उस दौरान खाद्यान्न, मतलब कृषि के ऊपर जोर दिया गया था, तो खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं ये चिंता का विषय था। खाद्यान्न की जो उपलब्धता है, जो अनाज है, उस समय भारत में सबसे ज़्यादा चिंता थी। इसी पंचवार्षिक योजना के दौरान 5 इस्पात मतलब संयंत्रों की नींव रखी गई। मतलब इसी योजना के पश्चात अगर देखा जाएगा, इसी योजना में अगर खेती का विकास करना है, अगर कृषि का विकास करना है, तो हम लोगों को नए नए तंत्रों का, नए नए यंत्रों का अवलंब करना है। इसीलिए बहुत सारे कृषि से रिलेटेड यंत्रों का विकास, जो भी प्रगति है कृषि में, इस प्रगति को आगे लेकर जाने के लिए, कृषि की प्रगति को आगे लेकर जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई इस पंचवार्षिक योजना में। और ऐसे संयंत्रों का निर्माण किया कि जो कृषि से रिलेटेड हो और कृषि को मदद करे, ऐसे संयंत्रों का इस पंचवार्षिक योजना में निर्माण किया गया। तो आपको इतना याद रखना है, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवार्षिक योजना का स्टार्टिंग हुआ था, ये आपको याद रखना है। ऐसा समझ में? आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक हम लोगों को पंचवार्षिक योजना पढ़नी है, अभी कौन सी पंचवार्षिक योजना चल रही है, ये आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे बेटा। ऐसा समझ में इतना? चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे बोला गया है आर्थिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ में? तो ये आर्थिक योजनाएं और सफलता विफलता, मतलब कोई भी पंचवार्षिक योजना का अमल किया गया है तो बेटा वो पंचवार्षिक योजना पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा तो सफल भी होती है या विसफल भी होती है।
मतलब सक्सेसफुल भी होगी और अनसक्सेसफुल भी होगी। मतलब कोई भी पंचवार्षिक योजना पूरी तरीके से उतरेगी क्या बेटा? नहीं उतरेगी, उसमें कुछ त्रुटियाँ, मतलब उसमें अगर देखा जाएगा बेटा सफलता भी मिलती है और उस पंचवार्षिक योजना में विसफलता भी मिलती है। आप लोगों को ये ध्यान देना है। आया समझ में बेटा इतना? आगे देखिएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आया समझ में? और आर्थिक विकास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्थिक विकास मतलब समझ में, आर्थिक मतलब क्या बेटा? पैसा। विकास मतलब प्रगति, है ना? जैसे कि अभी ध्यान दीजिएगा, देखो आर्थिक विकास मतलब क्या है। देखिए बेटा आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि देशों के और क्षेत्रों के व्यक्तियों, मतलब जिस देश में हम रहते हैं उस देश के क्षेत्र और उस देश की व्यक्तियाँ, इन सभी को आर्थिक समृद्धि में वृद्धि लाना है। आर्थिक विकास मतलब क्या? पहले देश की विकास, देश का विकास होगा तो उस देश में रहने वाले जितने भी राज्य, जितने भी क्षेत्र हैं उनका विकास होगा, ये ध्यान देना है। और उन क्षेत्रों का विकास होगा, उन राज्यों का विकास होगा, मतलब वहाँ के व्यक्तियों का आर्थिक समृद्धि होगी ही होगी। ऐसा समझ में? उसी को सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है बेटा? आर्थिक विकास बोला जाता है। ऐसा समझ में? और ऐसी नीति का निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं। मतलब जो भी सरकार आएगी वो सरकार क्या करेगी? देशों का, क्षेत्रों का और व्यक्तियों का विकास के बारे में सोचेगी, और इन विकासों के लिए जो भी नीति का अवलंबन किया जाएगा उस नीति को आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास आगे लेकर जाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। और इन प्रयत्नों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाएगा बेटा, जन समुदाय है और इन जन समुदाय के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और आर्थिक स्थिति के साथ जीवन का स्तर सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? आर्थिक विकास बोला जाता है। इतना समझ में आया? अभी देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आशा करता हूँ कि आपको आर्थिक नीति समझ में आई होगी। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हमने इंट्रोडक्शन किया है, पंचवार्षिक योजना भी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है, उसकी सफलता विसफलता के बारे में हमने भी देखा है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोला गया। देखो बेटा बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? बैंक आपको पता है, बैंक मतलब कुछ गवर्नमेंट की बैंक होती है और कुछ प्राइवेट सहकारी लेवल पे काम करने वाली बैंक होती है। पत्र संस्थाएं वाली बैंक आपको पता रहेगी, जैसे कि कोऑपरेटिव होती है, अर्बन बैंक होती है कि जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे कि इस तरीके की बैंक होती है। जैसे कि प्राइवेटाइज्ड होने वाली बैंक होती है, कोटक महिंद्रा है, ऐसी बड़ौदा बैंक है, कैनरा बैंक है। और गवर्नमेंट की कुछ बैंक होती है, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक्स, मतलब ये जो बैंक्स होती है गवर्नमेंट्स की बैंक है। और इसी जगह पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। उन सभी को राष्ट्रीयकरण मतलब इन सभी के ऊपर, सभी बैंकों के ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण रहेगा, उसको राष्ट्रीयकरण बोला गया। देखो राष्ट्रीयकरण मतलब क्या? देखिए ध्यान देना है आपको कि राष्ट्रीयकरण मतलब, राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि बेटा सहकारीकरण, सरकारीकरण, मतलब जो भी निजी बैंक रहेगी, सहकारी बैंक रहेगी, गवर्नमेंट की बैंक रहेगी, इन सभी के ऊपर सहकारी नियंत्रण, है ना। रिजर्व बैंक का नियंत्रण, रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व, मतलब इन सभी के ऊपर ओनली वन एक ही बैंक काम करेगी, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। है समझ में? जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है, अभी देखो क्या बोला है राष्ट्रीयकरण का मतलब, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्था है और व्यापारिक इकाई, मतलब कोई भी संस्था रहेगी। बहुत मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं आती है बेटा, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट व्यापारीकरण भी, इसमें बहुत सारी संगठनाएं हैं, प्राइवेट स्कूल रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, है ना, ये बहुत संस्थाएं हैं। म्यूनसिपालिटी का स्कूल है, या जैसे कि हमारा जैसे प्राइवेट, मतलब प्राइवेट माना जाता है मगर चलता किसी के नियंत्रण में बेटा? गवर्नमेंट के नियंत्रण में ही चलता है। ऐसा समझिए, पूरी तरीके से अनुदानित, है ना। तो अनुदानित या बिना अनुदानित, मतलब ये दोनों भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के स्वाधीन, मतलब गवर्नमेंट का ही उसके ऊपर नियंत्रण होता है। इतना आपको समझ में आया? आगे देखिएगा। और व्यापारिक इकाई स्वामित्व सरकार के अधीन, मतलब जो भी संस्थाएं हैं जो व्यापारिक है
इन सभी का इकाई जो भी इनका मूल्य है, इन सभी मूल्य के ऊपर किसके अंडर में काम करते बेटा? सरकार के अधीन रह के काम करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। समझ में? और सरकार का स्वामित्व तभी माना जाता है उसकी पूंजी न्यूनतम 51 हिस्सा सरकार के पास हो। अभी देखो, सरकार का स्वामित्व कब माना जाता है? राष्ट्रीयकरण में जो भी संस्था है उसकी पूंजी 50% अगर सरकार उस पे ऊपर क्या करेगा, न्यूनतम जो पूंजी है 50%, मतलब 51% जो है सरकार का हिस्सा उसमें पास रख के वो क्या करेगा? काम करेगा। ऐसा समझ में? पश्चात अगर देखा जाएगा 1980 में अगर देखा जाएगा 6 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ऐसा समझ में? इसमें जो बड़ी बड़ी जो बैंकिंग है बेटा, अगर देखा जाएगा तो ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी बैंकिंग आती है, जैसे कि बड़ौदा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यूनियन बैंक है, सिटी बैंक है, HDFC बैंक है। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बैंकें इसमें क्या करती है बेटा? काम करती है। मतलब ये राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। 20 सूत्री कार्यक्रम है। अभी देखो ये 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या मतलब है? जैसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्यों 20 सूत्री कार्यक्रम मतलब क्या? 20 सूत्री कार्यक्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, 20 सूत्री प्रोग्राम क्या है। जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का अवलंब किया गया था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो मिल मजदूरों का हड़ताल, जैसे कि भारत देश को जैसे आज़ादी मिली, जो मिल मजदूर लोग थे, भारत देश में सबसे ज़्यादा मिल थी मुंबई में और सूरत और गुजरात इस साइड में। तो यहाँ पे मिल मजदूर जो थे क्यों हड़ताल किए, उन लोगों को क्यों उपोषण करना पड़ा, उन लोगों को क्यों हड़ताल पे जाना पड़ा, ये हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा समझ बेटा? तो ये और वर्ष 1991 में की गई आर्थिक नीति का अध्ययन हम लोग करेंगे। और नई जो 1991 में जो आर्थिक नीति का अवलंब किया गया था, ये आर्थिक नीति का अवलंब हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से क्या करने वाले बेटा? अध्ययन करने वाले हैं। इतना समझ में आया? तो आप लोगों को इतना याद रखना है बेटा कि हम लोगों ने अभी के लेक्चर में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी, आर्थिक नीति देखी, आर्थिक विकास देखा, पंचवार्षिक योजना किसको बोला जाता है, उसकी सफलता विसफलता देखी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा है, 20 सूत्री कार्यक्रम हम लोग आगे देखेंगे, और मिल मजदूर क्यों हड़ताल किए ये हम आगे देखेंगे। और 1991 की नई आर्थिक नीति क्या थी ये हम लोग आगे देखेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं बेटा। आया समझ में? चलो थैंक यू। और स्टूडेंट